अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम ये वीडियो सेशन हमारे स्टॉकहोम के मशहूर पाकिस्तानी वकील जनाब शफकत खटाना साहब के ऑफिस में कर रहे हैं। और इस वीडियो सेशन का मकसद ये है कि हमारे वो पाकिस्तानी भाई जो पाकिस्तान में हैं या वो ऑलरेडी यूरोप या स्वीडन में रह रहे हैं और उन्हें वीज़े के मसाइल से दो चार हैं, तो उस सिलसिले में हम बात करेंगे। अब हम ये बात करेंगे कि जो हमारे भाई और बहनें जो कि स्टडी के लिए स्वीडन या यूरोप आए हैं, ख़ास तौर पे स्वीडन, उनके लिए जो है वो स्टडी वीज़ा कैसे, यानी जी स्टडी वीज़ा इजी है जी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी, हाँ जी, स्टॉकहोम हाई स्कूल जो कहते हैं högskolan, जी जी उसमें अगर आपको किसी कोर्सेज में किसी प्रोग्राम में आपको एडमिशन मिल जाए, जी, फॉर एग्जांपल स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में आप सोशल साइंसेज पढ़ना चाहते हैं या जी, कोई भी प्रोग्राम या कोई भी कोर्स है जिसमें आप एडमिशन आपको मिल जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो फिर आप वही उसके बेस आपको स्टडी वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपका जो कोर्स है वो लेट्स से एक टर्म का है जो 6 मंथ्स की होती है, या आपका जो कोर्स है वो 1 साल का है या 2 साल का है, तो उतने पीरियड का आपको वीज़ा इशू हो जाता है। वेरी सिंपल। और जो एक टर्म का डिपेंडिंग है आपने क्या कोर्स पढ़ना है, तो तकरीबन 49 to 50,000 क्रोनर उसकी फीस है पर टर्म की। जो टर्म होती है वो 6 महीने की होती है, 6 महीने की सेमेस्टर। जी सर जी। तो साल के तकरीबन 1 लाख क्रोना तकरीबन हाँ राउंड अबाउट वो आपको फीस पे करनी होती है। और उसके बाद अगर आपको कोई एडमिशन मिलता है तो आपको नॉर्मली वो स्टडी वीज़ा आपको अप्रूव हो जाता है। सम केसेस वो एम्बेसी वाले आपसे इंटरव्यू भी कर लेते हैं, आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो क्लेरिफाई भी करते हैं कि आपको वाकई ही आप जी जो कोर्स में आपको एडमिशन मिल चुकी है या सर्च कर रहे हैं, उसके आपके डिमांड आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे जी। आपने वाकई यहाँ पे आपकी जो एम है यहाँ पे आके पढ़ना है या कुछ और करना है, हाँ जी, तो फोन पे इंटरव्यू भी कर सकते हैं, वो आपको मीटिंग भी रख सकते हैं एम्बेसी में बुला के, आपसे बाय ईमेल भी इंटरव्यू सवाल भेज सकते हैं, कई बार उसका जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आपको फैसला आ जाता है। अच्छा, अब जो हमारे स्टूडेंट्स इधर अक्सर आते हैं उनका मेन मकसद होता है कि वो या तो बिजनेस कर लें तो या कोई जॉब की तरफ चले जाएं, तो 30 क्रेडिट की जो शर्त है जी सर, वो हर स्टूडेंट पे जो है वाजिब है कि उन्होंने 30 क्रेडिट पास करेंगे तो वो उन्हें अप्लाई करेंगे। जी सर जी। फॉर एग्जांपल अगर आप आते हैं 1 साल का, 6 महीने का, 2 साल का लेके आते हैं जी, तो जब आपने वर्क परमिट में आपने ट्रांसफर करना है, उसको कन्वर्ट करना है स्टडी वीज़ा से, तो देखेंगे जो आपके लास्ट टर्म है उसके आपने 30 पॉइंट्स आपने लिए नहीं। 30 पॉइंट्स की जो शर्त है वो कानून में लिखी हुई है, हाँ जी, तो उस पे भी आगे पीछे नहीं हो सकता। आपके 30 पॉइंट्स होने चाहिए तो फिर आपको वर्क परमिट आगे मिल जाता है। तो जो बंदा डिपेंडेंट हो, अब फर्ज करें वाइफ स्टूडेंट है और जो उसका खामंद है वो डिपेंडेंट है जी, तो डिपेंडेंट के लिए अगर डिपेंडेंट यहाँ आके कोई वर्क परमिट या बिजनेस करेगा तो उसको भी 30 क्रेडिट, उसका तो एडमिशन नहीं है जी। ऐसा होगा जी कि जब आपने एक्सटेंशन अप्लाई करना है, हाँ जी, इधर के आप स्टडी वीजे को एक्सटेंशन कर रहे हैं या आप स्टडी वीजे से कोई और चीज कर रहे हैं। हाँ जी, अगर मैं स्टडी वीजा लेके आया हुआ हूँ जी, और मैं ही स्टडी वीजा को आगे एक्सटेंशन स्टडी की बेस पे एक्सटेंशन कर रहा हूँ, अप्लाई किया हुआ है, या फिर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, या फिर मैं अपना वर्क परमिट का कर रहा हूँ, हाँ जी, तो फिर जो मेरे जो फैमिली मेंबर्स होंगे वो तो मेरे वीजे के साथ को एप्लीकेंट हो जाएंगे ना, को एप्लीकेंट हो जाएंगे जी। तो ये दोगे एक जरिया। इसमें 30 क्रेडिट हर सूरत होने चाहिए। जी सर जी जी, इसमें यानी कि आगे पीछे नहीं हो सकता। सही। एक ये होता है कि मैं आया हूँ स्टडी वीजा लेके, मेरी फैमिली हाँ जी, मेंबर जो आए हैं वो मेरे बिना पे वो आए हुए हैं जी, अगर मैं माई वाइफ फॉर एग्जांपल, हाँ जी, अगर वो इंस्टेड ऑफ कि मैं एक्सटेंशन अप्लाई करूं, हाँ जी, उनको काम मिल जाता है या वो जी, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेती हैं जी जी, और वो आगे अप्लाई करते हैं, हाँ जी, फिर मुझे उनका को एप्लीकेंट बनना पड़ेगा। अच्छा, आप उनके जब को एप्लीकेंट बनेंगे तो फिर 30 क्रेडिट नहीं है जी, फिर 30 क्रेडिट्स नहीं होगा। हाँ जी, नॉर्मली जी, मिग्रेशन माइग्रेशन बोर्ड ये कहेंगे कि आपको ये वीजा अपने मुल्क से आके अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा जी, जी जी, क्योंकि वो पहले उनकी जो वाइफ दूसरा को एप्लीकेंट आता है, अब वो एक्टिव हो गया बंदा जो को एप्लीकेंट है, वो अप्लाई कर रहा है वर्क परमिट या वो अप्लाई कर रहा है बिजनेस, उसको काम मिल गया, वो बिजनेस कर रहा है, तो वो कहेंगे कि आपने पिछले जो 1 साल 2 साल में आपने कुछ यहाँ पे कुछ खास किया नहीं, हाँ जी, तो आप फिर नया अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसको अपने मुल्क से अप्लाई करें।
ओनली इन सम कंडीशंस वो अलाउ करते हैं कि आप यहाँ से अप्लाई कर लें। सही। उसका ये होता है, उसमें हाई कोर्ट के कुछ फैसले हैं जिन्होंने उन्हें गाइडलाइन दी हुई है कि नॉर्मली आप ये बता दें कि आप अगर आपकी स्वीडिश सोसाइटी के में आपकी जो इंटीग्रेट हो चुके हैं या नहीं हो चुके। हाँ जी, थैंक यू फॉर द वर्ड। आप यहाँ पे इंटीग्रेट हो चुके हैं या नहीं, आप कितनी देर से काम कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, आपकी फैमिली यहाँ पे क्या कर रही है। तो इन सम कंडीशंस आपका काम जो है वो आपको यहाँ से अप्लाई करने की इजाजत दे देते हैं, इजाजत दे देते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको इजाजत मिल जाती है। हाँ जी। But there are cases जहाँ पे वो तो जो खवातीनों हजरात ये चाहते हैं कि वो पढ़ाई के दौरान वीज़ा अप्लाई करें और 30 क्रेडिट उनका जो फैमिली का दूसरा फ्रीक है उसके नाम पे यानी चेंज कर दें, तो फिर वो जो है ना वो ये वाली वो उनको जाके बताएं, अपनी कंडीशन लिखें कि हम स्वीडिश सोसाइटी हमें बहुत अच्छी लगी है, हम इसमें ढल चुके हैं और हम यहाँ छोड़ के नहीं जाना चाहते, तो हम यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं या हम जॉब करना चाहते हैं, तो हम चेंज कर रहे हैं। जी। और आप ये नहीं कहेंगे कि हम करना चाहते हैं, ये कहेंगे कि हम कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से या 1 साल से हम ये चीज कर रहे हैं। हाँ जी जी। आप ये नहीं कह सकते मुझे कल काम मिला है और अब हम स्टडी वीजा को कन्वर्ट कर रहे हैं वर्क परमिट। वो 4 महीने वाली शर्त जो है ना वो नहीं होगी, काम यहाँ पे 4 महीने की शर्त नहीं है, लेकिन कोई शर्त खास नहीं है कि आप इतनी देर से कर रहे हो। जी जी। वो ओवरऑल पूरे केस को देखते हैं, आपकी पूरी सिचुएशन को देखते हैं, उसके बाद वो फैसला करते हैं। लेकिन जितना लंबे अरसे से आप सोसाइटी में इंटीग्रेटेड हैं जी, इतने लंबे अरसे से अपना काम या बिजनेस कर रहे हैं जी, उतना ही केस आपका स्ट्रांग होगा। उतना स्ट्रांग होगा। जी सर।